नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड के कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बने हुए कोण और वृत्त के शेष भाग पर बने कोणों के आपस के संबंधों को पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोगों को पहले वृत्त और उससे जुड़े हुए अन्य पारिभाषिक शब्दावलियों को जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं कि आखिर वृत्त क्या होता है। हम वृत्त का चित्र बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने प्रकार में एक अपने मन से कोई दूरी ले ली है और प्रकार के नोक को इस पर रखकर इस तरह से घुमा देने पे जो कंप्लीट आकृति बनती है उसे ही हम वृत्त बोलते हैं। वृत्त का चित्र बनाते समय प्रकार का नोक जिस बिंदु पे रखा गया था वो एकदम बीचों बीच वाला बिंदु है और इस बिंदु को हम केंद्र कहते हैं और सामान्यतया C या O से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से इस वाले वृत्त का भी जो बीचों बीच का पॉइंट होगा उसे हम केंद्र बोलेंगे। वृत्त के इन सभी चित्रों को ध्यान से देखने पे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वृत्त एक प्लेन में स्थित सभी बिंदुओं के कलेक्शन होते हैं जिनकी दूरी एक निश्चित बिंदु से बराबर होती है। आप देख रहे हैं कि वृत्त असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें तमाम बिंदु हैं जो एक दूसरे से सट के बैठे हुए हैं और इन सभी की केंद्र से दूरी बराबर है। जितने भी पॉइंट्स लेंगे सारी की दूरी क्या है, बराबर है। वृत्त के बिंदुओं की केंद्र से जितनी दूरी होती है इस दूरी को बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। इस वाले वृत्त का चित्र बनाने के लिए हमने प्रकार में जितनी दूरी ली थी वही वृत्त की त्रिज्या है। इस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए केंद्र से किसी भी बिंदु को मिलाती हुई एक रेखाखंड खींच देंगे और इसे नाप लेंगे। नापने पे जो कुछ आएगा वही इस वृत्त की त्रिज्या होगी। एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं हो सकती हैं, ये सभी त्रिज्या ही है। वृत्त को एक और उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे कि किसी भैंस को एक रस्सी से बांध दिया जाए और रस्सी को एक खूंटे से बांध दिया जाए। भैंस इस तरह से गोल गोल घूमे कि रस्सी हमेशा टाइट रहे। ये खूंटा केंद्र का काम करेगा और रस्सी यदि टाइट है तो रस्सी की जो लंबाई होगी वही वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। वृत्त के चित्र को बोर्ड पे या कॉपी पे बनाने पे ऐसा लगता है कि ये अंदर का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो भी वृत्त में शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में वृत्त ये जो काला काला घुमावदार वाला हिस्सा है इसे ही बोलते हैं। ये अंदर वाले हिस्से को या बाहर वाले हिस्से को इसमें शामिल नहीं करते हैं। वृत्त को समझने के लिए इस चूड़ी को ध्यान से देखिए। चूड़ी में बीच में गैपिंग है, खोखला है, कुछ भी नहीं है, केवल किनारे किनारे ये लाल वाला जो आकृति है वही वृत्त का उदाहरण है। यद्यपि वृत्त में मोटाई नगण्य होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वृत्त बिंदुओं का संग्रह है और बिंदु में मोटाई नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वृत्त और वृत्त की परिधि में अंतर नहीं मालूम होता है। वास्तव में इस आकृति को वृत्त बोलते हैं और इस आकृति को किनारे किनारे से नाप लें और नापने पे जो कुछ भी आएगा सेंटीमीटर में, मीटर में, उस नाप को वृत्त का परिमाप या परिधि बोलते हैं। आकृति को वृत्त बोलते हैं और उसके नाप को परिधि बोलते हैं। इसकी लंबाई को नापने के लिए किनारे किनारे धागा लपेट के और फिर धागे को स्केल की सहायता से नाप सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको वृत्त और गोला में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। वृत्त का उदाहरण देख लीजिए और गोले का उदाहरण देख लीजिए। वृत्त एक प्लेन में स्थित होता है, सारे बिंदु एक सीध में हैं, बीच में खोखला भी है। और गोला में देखिए क्या है, गोला में उभार होता है, चारों तरफ से ये फूला हुआ है। गेंद गोला का
उदाहरण है। वृत्त की अंग्रेजी सर्किल होती है और गोले की स्फीयर होती है। इस वृत्त का भी बीचों बीच में कहीं केंद्र होगा और वृत्त के किसी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाला एक रेखाखंड हमने खींच दिया। आप जानते हैं कि ये त्रिज्या या रेडियस कहलाता है। अब इसी रेखाखंड को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे पॉइंट जो वृत्त पर स्थित है वहां पर मिला देते हैं। निश्चित रूप से इधर भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, यानी दो त्रिज्याएं मिल गई जो एक सीध में है। इस रेखाखंड को हम वृत्त का व्यास बोलते हैं। इस तरह से व्यास क्या हो गया? त्रिज्या का 2 गुना हुआ। आप समझ गए होंगे कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो सेंटर से होके जाए उसे ही व्यास बोलते हैं। वृत्त में जिस तरह से त्रिज्याएं असंख्य होती हैं वैसे ही व्यास भी असंख्य ही होंगे। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु लेते हैं P और इसको दे देते हैं नाम Q, इनको मिलाती हुई एक रेखाखंड खींच दें। इस रेखाखंड को बोलते हैं जीवा। त्रिज्या और व्यास की तरह ही एक वृत्त में असंख्य जीवाएं हो सकती हैं, क्योंकि हम किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला के जीवा बना सकते हैं। ये देखिए तमाम जीवाएं हैं, इधर से भी बन सकती है, इधर से भी बन सकती है, बड़ी जीवा हो सकती है, छोटी जीवा हो सकती है, तरह तरह की जीवाएं हो सकती हैं। इस वाले वृत्त का C केंद्र है और हम जीवाएं बना रहे हैं। ये छोटी जीवा फिर बड़ी जीवा, जैसे जैसे केंद्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं आप देख रहे होंगे कि जीवा की लंबाई बढ़ती जा रही है। ऐसे आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जीवा आएगी जो केंद्र से होकर जाएगी। और अभी हमने पढ़ा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता है उसे हम व्यास भी कहते हैं। इस व्यास से दूसरी साइड में जब जाएंगे तो जीवा की लंबाई क्रमशः कम होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वीडियो के आरंभ में हमने इस वाले वृत्त को बनाने के लिए प्रकार का इस्तेमाल किया था। इसके लिए प्रकार के नोक को हमने सेंटर पे रखा था और प्रकार को हमने पूरा घुमा दिया था, तो वृत्त की आकृति बनी थी। प्रकार को पूरा घुमाने की बजाय यदि हम थोड़ा सा ही घुमाएं तो हम देख रहे हैं कि पूरा वृत्त न बन के वृत्त का एक भाग बन रहा है। वृत्त के भाग को हम लोग चाप बोलते हैं। अब इस वाले वृत्त में देखते हैं, हम कोई दो बिंदु ले लेते हैं P और Q। इन दो बिंदुओं की वजह से वृत्त दो भागों में बंट चुका है। एक हिस्सा ये ऊपर वाला है और दूसरा नीचे वाला है। मैं दोनों हिस्सों को अलग अलग बना दे रहा हूं। ये ऊपर वाला हिस्सा मान लीजिए और ये नीचे वाला हिस्सा है। दोनों ही वृत्त के हिस्से हैं इसलिए चाप हुए, लेकिन इनमें एक हिस्सा बड़ा है और दूसरा हिस्सा थोड़ा छोटा है। बड़े वाले चाप को बोलते हैं दीर्घ चाप, दीर्घ माने बड़ा, और छोटे वाले चाप को बोलते हैं लघु चाप, लघु माने छोटा। लघु चाप को हम लोग PQ और ऊपर ऐसे घुमावदार बना के प्रदर्शित करते हैं। दीर्घ चाप को प्रदर्शित करने के लिए इस पर एक तीसरा बिंदु X ले लेते हैं और इसे प्रदर्शित करने के लिए हम P, X, Q और इस तरह से घुमावदार बना देते हैं। यहाँ एक बार और क्लियर कर लीजिए कि PQ को मिलाती हुई जब रेखाखंड खींचेंगे तो उसे जीवा बोलते हैं। ये जीवा है और ये घुमावदार वाला जो वृत्त के हिस्से हैं वो चाप हैं। निश्चित रूप से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि दोनों ही चाप बराबर हो जाएं, यानी हम व्यास से दो हिस्सों में वृत्त को बांटें, तो निश्चित रूप से दोनों ही टुकड़े क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। जितना बड़ा ये चाप है उतना ही बड़ा ये चाप भी है। इस अवस्था में हम लघु या दीर्घ की बात नहीं करेंगे।
ये दोनों ही हिस्से पूरे वृत्त के आधे हैं, इन्हें बोलते हैं हम अर्ध वृत्त या सेमी सर्किल। यहाँ आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अर्धवृत्त का चित्र इस तरह से होता है, इसमें ये व्यास वाला हिस्सा शामिल नहीं होगा। दूसरा अर्धवृत्त इसका यूं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि यदि वृत्त के चाप की लंबाई अर्धवृत्त से कम है तो वो लघु चाप कहलाता है, और यदि उसकी लंबाई अर्धवृत्त से ज़्यादा है तो वो दीर्घ चाप होगा। और यदि चाप की लंबाई अर्धवृत्त के बराबर हो जाए तब उसे क्या कहेंगे? वो तो अर्धवृत्त है ही। अब आइए हम लोग अगली अवधारणा पढ़ते हैं, वृत्तखंड और त्रिज्य खंड। वृत्त में यदि हम कोई जीवा बना दें इस तरह से, और इन एंड पॉइंट्स का नाम भी दे दे रहे हैं P और Q, इस तरह से हम देख रहे हैं कि वृत्त दो भागों में बंट चुका है। पहला हिस्सा इस जीवा और लघु चाप के बीच का है, ये वाला रीजन या क्षेत्र देखिए, और दूसरा क्षेत्र है जीवा और दीर्घ चाप के बीच का ये वाला हिस्सा। वृत्त की जीवा और चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग वृत्त खंड या सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस वृत्त में दो वृत्त खंड हैं, एक छोटा है और दूसरा वाला बड़ा है। छोटे वाले वृत्त खंड को हम लघु वृत्त खंड और बड़े वाले वृत्त खंड को दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। ये तो था कि एक जीवा द्वारा किसी वृत्त को दो क्षेत्रों में बांटा गया है। वृत्त को दो क्षेत्रों में बांटने का एक और तरीका है, इसके लिए हम कोई दो त्रिज्याएं ले लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, ये दो त्रिज्याएं हुई। अब आप देख रहे हैं कि फिर से ये वृत्त दो भागों में बंट गया। पहला वाला भाग ये है और दूसरा वाला क्षेत्र ये है। इसमें दो त्रिज्याओं और चाप के द्वारा वृत्त दो हिस्सों में बटा है, ये रहा लघु चाप और ये रहा दीर्घ चाप। त्रिज्याओं और चाप के बीच के घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिज्य खंड बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसे सेक्टर भी कहा जाता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक क्षेत्र छोटा है और दूसरा वाला बड़ा है। छोटे वाले को बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड और बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। जब चाप बड़े या छोटे हैं तब तो इन खंडों को हम लोग दीर्घ या लघु का नाम दे रहे हैं, लेकिन यदि किसी वृत्त में दोनों ही चाप की लंबाई बराबर हो जाए यानी अर्धवृत्त हो जाए, तब इन दोनों क्षेत्रों का नाम क्या दिया जाएगा, क्योंकि अब दोनों ही बराबर हो गए हैं। अब लघु या दीर्घ तो कह नहीं सकते। इस अवस्था में इन दोनों क्षेत्रों को बोला जाता है अर्धवृत्तीय क्षेत्र या सेमी सर्कुलर रीजन। इस टॉपिक में आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि यहाँ क्षेत्र की बात हो रही है, न कि किनारे किनारे की लाइनिंग की। एक बार फिर क्लियर कर लीजिए, वृत्तखंड जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है और त्रिज्य खंड दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र होता है। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्तखंड और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने दो वीडियो बहुत पहले पोस्ट किए हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। अब हम लोग जीवा और चाप द्वारा अंतरित कोण को समझेंगे। हम दो बिंदु ले लें, यदि P और Q, इनको मिलाती हुई एक रेखाखंड खींच लिया। एक तीसरा बिंदु कहीं पर R ले लेते हैं और इनको P और Q से मिलाती हुई दो रेखाखंड हमने बना लिया। बिंदु R पे जो कोण PRQ बन रहा है, इसे हम रेखाखंड PQ द्वारा R पर
अंतरित कोण कहते हैं। अब इस वृत्त में समझते हैं। कोई हम जीवा ले लेते हैं, यहाँ देखिए तुलना करिए P और Q, और ये वृत्त का केंद्र है, इसको मिलाती हुई त्रिज्या या रेखाखंड खींच दिए। केंद्र का नाम C दे दिया गया। केंद्र पर जो कोण PCQ बन रहा है, इसे हम कहेंगे जीवा PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। इसी तरह यदि वृत्त पर कोई बिंदु हम ले लें, मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं R। P से R को और Q से R को मिलाती हुई रेखाखंड हमने खींचा। R पे जो कोण बन रहा है, इसे कहेंगे जीवा PQ द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण। यह केंद्र पर अंतरित कोण है और ये वृत्त पर अंतरित कोण है। ये R बिंदु वृत्त पर कहीं भी ले सकते हैं। चूंकि ये R बिंदु दीर्घ चाप पर लिया गया है, इसलिए हम पूरा बोलेंगे कि PQ द्वारा दीर्घ चाप के बिंदु R पर अंतरित कोण। इसी तरह हम चाहें तो लघु चाप पर भी कोई बिंदु ले सकते हैं। मान लीजिए ये बिंदु है S और यहाँ से इसको हम मिला दे रहे हैं। अब ये जो कोण बना है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कि जीवा PQ द्वारा लघु चाप के बिंदु S पर अंतरित कोण। अभी तक हम लोगों ने इन अंतरित कोणों को जीवा के संदर्भ में समझा है। इसी बात को हम लोग चाप के संदर्भ में भी कह सकते हैं। देखिए P और Q को मिलाती हुई जो रेखाखंड खींचा गया है वो जीवा हुई, और P और Q के बीच में ही यदि इस घुमावदार लाइनिंग के हिसाब से चलें तो ये लघु चाप हुआ। अब इस कोण C को हम कह सकते हैं कि लघु चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, और कोण R को चाप के संदर्भ में बोल सकते हैं कि लघु चाप PQ द्वारा शेष वृत्त पर अंतरित कोण R है। यानी कि केंद्र पर अंतरित कोण और वृत्त पर अंतरित कोणों को हम लोग जीवा PQ द्वारा अंतरित कोण या चाप PQ द्वारा अंतरित कोण कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। यहाँ एक बात और जान लेनी है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप का अंश माप कहलाता है। अंश माप को यहाँ पर थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। वृत्त का केंद्र C हुआ, कोई दो बिंदु ले लेते हैं P और Q, ये मिलाया मैंने। ये लघु चाप हुआ PQ। लघु चाप PQ द्वारा केंद्र पे ये कोण बन रहा है, इधर से हम देखेंगे। ये जितने अंश का कोण होगा वही लघु चाप PQ का अंश माप कहलाएगा। दीर्घ चाप PQ की अगर बात करें तो अब हमें दीर्घ चाप की तरफ से यानी इधर से देखना पड़ेगा, और यहाँ पर ये वाला जो कोण बन रहा है ना, इसको बोलेंगे दीर्घ चाप PQ का अंश माप। यदि लघु चाप PQ का अंश माप x अंश का होगा तो दीर्घ चाप PQ का अंश माप 360 माइनस x अंश का होगा, क्योंकि ये पूरा चारों तरफ 360 अंश का कोण बनता है। अब फिर यहाँ समझते हैं, दीर्घ चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर देखना है तो इस साइड से हमें देखना होगा। ये लाल वाला कोण दीर्घ चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। इसी तरह इस कोण S की बात करें तो इस कोण को भी इस डायरेक्शन से ही देखना है। हम कहेंगे कि कोण PSQ दीर्घ चाप PQ द्वारा शेष वृत्त या लघु चाप PQ पर अंतरित कोण है।
किसी जीवा या चाप द्वारा केंद्र या शेष वृत्त पर अंतरित कोण को इधर से देखना है या इधर से देखना है, इसको लेकर स्टूडेंट्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसके लिए मैंने कागज पर एक चित्र बना रखा है, इसे आप ध्यान से देखिए। इसमें BC एक जीवा ली गई है, लाल कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ वृत्त का केंद्र O है। जीवा BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये हरा वाला BOC आपको दिख रहा होगा। यह लघु चाप BC इस तरफ है, इसलिए इसके द्वारा केंद्र पर या वृत्त पर अंतरित कोण को देखने के लिए इस तरफ से देखना होगा। लघु चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण BOC है और इसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर अंतरित कोण यह हरा वाला कोण BAC है। ये दोनों हरे वाले कोण इस तरफ से देखने हैं। जीवा BC द्वारा लघु चाप पर अंतरित कोण BDC है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीर्घ चाप BC द्वारा केंद्र पर और शेष वृत्त पर अंतरित कोण को समझना है। चूंकि दीर्घ चाप इस साइड में है, इसलिए हमें इसकी तरफ से कोणों को देखना होगा। मैं इसको अब पलट रहा हूं, देखिए। दीर्घ चाप BC है, इसकी तरफ से देखना है, इसलिए दीर्घ चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये लाल वाला है, इधर से देखेंगे। और इसी दीर्घ चाप द्वारा शेष वृत्त यानी CDB या लघु चाप BC पर अंतरित कोण ये D लाल वाला है। उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बहुत सारे लोग गलती से लिख या बोल देते हैं कि जीवा PQ या चाप PQ द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण R है। वृत्त की परिधि पर नहीं, बल्कि वृत्त पर अंतरित कोण R है। आपको वृत्त की परिधि और वृत्त में अंतर बता दिया गया है। वृत्त की परिधि वृत्त की लंबाई यानी उसका परिमाप होता है। अब यहाँ देखिए, चाप PQ द्वारा वृत्त दो खंडों में बंट चुका है, जिसे हम लोग वृत्त खंड बोलते हैं। इस बात को यहाँ पर समझ लेते हैं। वृत्त पर कोई बिंदु R लिया और इस तरह से P और Q को मिला दिया। ये वाला हिस्सा दीर्घ वृत्त खंड, ये वाला हिस्सा लघु वृत्त खंड। हम देख रहे हैं कि जीवा PQ द्वारा दीर्घ वृत्त खंड में कोण R बना हुआ है। इसी तरह लघु वृत्त खंड में कोई बिंदु S ले लेते हैं और P और Q को मिला देते हैं। ये जो कोण बना ये कहलाएगा जीवा PQ द्वारा लघु वृत्त खंड में बना कोण। एक बार फिर से, जीवा PQ द्वारा दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण है PRQ और लघु वृत्त खंड में बना कोण है PSQ। हम लोग इस R बिंदु को यहीं न लेके कहीं भी ले सकते हैं और ये सभी वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे। सभी कोण एक ही वृत्तखंड यानी दीर्घ वृत्तखंड के कोण हैं। इसी तरह लघु वृत्तखंड में भी तमाम कोण बनाए जा सकते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं और किसी वृत्त में जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। इस बात को हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में समझेंगे। आइए अर्धवृत्त और वृत्त का अंशमाप समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अंशमाप को समझा है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसका अंशमाप कहलाता है। यदि लघु चाप PQ की बात करें
तो इधर से देखेंगे और यहाँ पे जो कोण बना है वो लघु चाप PQ का अंशमाप कहलाएगा। यदि दीर्घ चाप PQ की बात करें तो दीर्घ चाप की तरफ से हमें देखना होगा और ये जो कोण इधर इस साइड से बना है इसे हम दीर्घ चाप PQ का अंशमाप कहेंगे। और जैसा कि बताया गया है इसका माप हो जाएगा 360 माइनस x अंश। अब जैसा कि हम जानते हैं अर्धवृत्त में दोनों ही चाप बराबर हो जाते हैं और इस अवस्था में स्पष्ट दिख रहा है कि अर्धवृत्त द्वारा केंद्र पर 180 अंश का कोण बन रहा है। ऐसा इसलिए कि एक सीधी लाइन पर 180 अंश का ही कोण बनता है, यानी अर्धवृत्त का अंशमाप 180 अंश होता है। यही बी बिंदु यदि घूमते घूमते ए के ऊपर आकर चढ़ जाए तो पूरा वृत्त बनेगा और पूरे वृत्त का अंशमाप 360 अंश हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर 360 अंश का कोण बनता है। अर्धवृत्त का अंशमाप 180 अंश और वृत्त का अंशमाप 360 अंश होता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में दर्शाए गए सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो का नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स का इस्तेमाल अगले वाले वीडियो में होगा। बने रहिएगा नेबुला मैथ्स के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।